अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वीडियो शुरू होने से पहले ये ग्रेविटेशन टॉपिक मैंने अपनी पहली सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर मैंने सारे के सारे वीडियोस में कंप्लीट कर चुका हूँ और आधे से ज़्यादा चीज़ें उस पर कंप्लीट हैं, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा। मगर उसी पहली सीरीज़ में मैंने कहा था कि कुछ बातें ग्रेविटेशन की ऐसी होती है जो बेसिक फिज़िक्स और ज्योग्राफी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में ये तस्वीर दिखाया था जिसमें ज़मीन में पेड़ से एप्पल गिर रहा है और न्यूटन सर ने पूरी की पूरी फिज़िक्स और ग्रेविटेशन शब्द इतने में ही नियम कानून की रचना हो गई। नहीं, इसी गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके लेंस पर हिट करके आप इवन यूट्यूब वेबसाइट मीडिया में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी बड़े बड़े लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी। इस ग्रेविटेशन के लिए कई तरह के वैज्ञानिकों ने समय के साथ साथ अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपनी शोध को किताबों में अपनी कहानियां लिखी। इनमें से कई साइंटिस्टों के नाम भी मैंने अपने इससे पहले 19 वीडियो में ले चुका हूं। कुल मिलाकर ये कहूं तो ये चैप्टर किसी एक इंसान का बनाया हुआ नहीं है। तकरीबन 300 साल या फिर कई सदियां इस पे लगी, तब जाकर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहीं सामने निकल कर आया और दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया। और इस चीज़ का सबसे बड़ा श्रेय सर आइजैक न्यूटन को ही जाता है। अमूमन मैंने स्पेस हिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरल नॉलेज बेसिक फिज़िक्स में ही समझाना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को बेसिक फिज़िक्स के अंदर स्टैटिक जनरल नॉलेज के हिसाब से चैप्टर 6 ग्रेविटेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ऑन रिकॉर्ड अगर बताओ तो ये मेरी दूसरी सीरीज़ बेसिक फिजिक्स चल रही है, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स जो 11 वीडियोज़ के अंदर सम्मिलित है। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर ग्लोइंग आइकॉन में हिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस चैप्टर में इससे मिलते जुलते कुछ टर्म्स इसी बेसिक फिजिक्स सीरीज़ के अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर और स्पेस हिस्ट्री की सीरीज़ में सम्मिलित किया था। उन सब की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। आप उस लिंक को हिट करके उन वीडियोज़ को अपने व्यूइंग डिवाइसेस में देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा अगर आसान शब्दों में अगर आपके सामने बताऊं तो दो बॉडीज़ जिसके अपने अपने मासेस हो, वो अगर आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन। वर्ल्ड के जितने भी फिजिसिस्ट हैं उन्होंने अब तक 4 तरह के फंडामेंटल इंटरैक्शंस निकाले हैं: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। उसमें से सबसे कमज़ोर वाला जो हिस्सा कहलाता है वो ग्रेविटेशन फोर्स का ही कहलाता है। ऐसे में तो पूरा मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड 10+2 में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और लगभग 6 ईयर्स में मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैं चाहो तो इस ग्रेविटेशन टॉपिक को 7 या 8 वीडियोज़ में जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। मगर ये मेरा चैनल जो है वो जनरल नॉलेज और डेली अवेयरनेस से संबंधित है, तो मैं ज़्यादा हाईफाई चीज़ें आपके सामने जो है वो बयान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वही बातें बताऊँगा जो जनरल नॉलेज से संबंधित है। तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली मुद्दे पर ही आता हूँ। मान लीजिए कि ये दोनों बॉक्सेस कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें सेंटर ऑफ मास एक का M1 है और दूसरे का M2 है, और ये दोनों एक दूसरे के कुछ r डिस्टेंस पर खड़े हैं, एक सेंट्रल लाइन पर आमने सामने खड़े हैं, जिसे मैं ब्लू डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। तो जब ये दोनों बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि आपस में मिलना भी हो सकता है, तो इन दोनों बॉडीज़ पर इंटरेक्ट होता हुआ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है इन दोनों बॉडीज़ के अपने मासेस के प्रोडक्ट्स पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों बॉडीज़ के एक दूसरे के बीच दूरी के स्क्वायर पर। ध्यान रखना, दूरी के स्क्वायर पर कहा, ना कि दूरी पर। इसी को ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो एक कांस्टेंट निकलकर सामने आता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद। उसका नाम है कैपिटल G, और इस G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू
वैज्ञानिकों ने 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रखी गई है। अगर इस डोरेमोन टॉय को अगर मैं मान लीजिए ऊपर उछालने की कोशिश करता हूँ तो अपने आप मेरे हाथ में आ जाता है वो, क्योंकि एक सर्टेन हाइट ऊपर जाने के बाद अर्थ के अंदर एक अदृश्य विशालकाय मैग्नेट होता है जो कि अपनी तरफ जो है वो खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि सूरज के घूमने वाले बिहेवियर के कारण वो अर्थ 24 घंटे 365 डेज शक्तिमान की तरह जो है वो गोल गोल रोटेट करता रहता है, और वही 24 घंटे 365 डिग्रीज शक्तिमान जैसा रोटेट करने के कारण एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की परत आसमान पर जो है वो फैली रहती है। जैसा कि मैंने हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हम जो है वो पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, पर ऐसा कई लोगों का कहना है कि हम जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग में ऊपर खड़ा हूँ एंड मैं ऊपर से एक बॉल को फ्रीली छोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैंने छोड़ना कहा है, फेंकना नहीं कहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू ड्रॉप समथिंग एंड टू थ्रो समथिंग, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। तो जैसे ही वो बॉल अर्थ ज़मीन से टकराती है तो उस बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जो एक्सेलरेशन नीचे आते आते जो अपने आप बॉल में प्रोड्यूस होगा उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी बॉडी पर लगने वाला कुल वजन mg के बराबर कहलाता है। उसी के कारण तो मेरा ये जो ट्राइपॉड में लगा कैमरा है, मोबाइल कैमरा, उसी के कारण जो है वो खड़ा हुआ है, और उसी के कारण मैं जो है वो आपके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। इस स्मॉल g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेटेड कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ये ग्रेविटी की चीज़ थोड़ा बहुत जो है वो मैग्नेटिज्म से मिलती जुलती है, बट बिलीव मी दे आर वे मोर डिफरेंट देन ईच अदर। मैंने कुल मिलाकर 4 तरह के फंडामेंटल इंटरेक्शंस मैंने बताए थे, जिनमें से पहले के 2 तो हमें डेली आंखों के सामने दिखाई देता है, लेकिन ये जो ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग चीज़ होती है। आइए मैं आपको डिफरेंस टेबल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म ये एक दूसरे के कितने अलग हैं। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मासेस के बीच होता है, मगर मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये केवल चलने वाले चार्ज पार्टिकल के कारण ही होता है। ग्रेविटी होने के लिए मासेस ज़रूरी है, लेकिन मैग्नेटिज्म अचीव करने के लिए हमें एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेविटी में दोनों बॉडीज़ केवल अट्रैक्ट होती है, मगर मैग्नेटिज्म में वो अट्रैक्ट भी हो सकती है दोनों बॉडीज़, वो रिपेल भी हो सकती है, बट ये दोनों कितनी भी डिस्टेंस में हो सकते हैं। ग्रेविटी भी हो सकता है कितनी भी सेम डिस्टेंस पर, और मैग्नेटिज्म भी सेम डिस्टेंस पर हो सकता है। ग्रेविटी में पोल्स की फिनोमिना नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मौजूदगी ज़रूरी है। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जैसे मैंने तीसरे पॉइंट पर मैंने बताया था, मगर मैग्नेटिज्म में वो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से सबसे कमज़ोर होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g मैंने एक्सप्लेन तो आपके सामने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर पृथ्वी की चीज़ को अगर ज़रा सा भी छेड़छाड़ अगर करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू तो वही वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स फाइंड आउट। पहला, मैंने अपनी पहली सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर स्पेस व्यू ऑफ द अर्थ में अर्थ को एज अ जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीयरॉइड जैसा स्ट्रक्चर बताया था। जिन्हें नहीं पता वो ऊपर ग्लोइंग आइकॉन में लिंक को हिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर लगाता हूँ तो F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ इंटू M होल ओवर RE स्क्वायर, जिसमें से ME जो है मास ऑफ द अर्थ होता है, कि स्मॉल m जो होता है वो कोई भी इनर्शियल मास होता है जो अर्थ के ऊपर है, और RE जो कहलाता है वो रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाता है। और यही सेम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन F इज इक्वल टू mg के बराबर होता है, कोई भी इनर्शियल मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When we combine these two equations by equating the force of interaction, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन निकल कर सामने आता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ द अर्थ होल ओवर RE स्क्वायर।
तो इस रिलेशन से क्या समझ में आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और वही जी की वैल्यू इक्वेटर के पास जाने पर कम हो जाएगी। और यही कारण है कि इक्वेटर पर इकोसिस्टम ज़्यादा बैलेंस्ड होता है बजाय आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में। दूसरा, मैं उसी अर्थ के गोले को कंसिडर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अर्थ के सतह पर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और जो लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस लैम्डा पर है, तो वो बॉडी ट्रेस भी पृथ्वी के रोटेशन के कारण चेंज होगा, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू कॉस लैम्डा। मान लीजिए ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है जो इतने अपने एक्सिस में जो है वो रोटेट कर रहा है। और जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो इसी सीरीज़ के अंदर मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर में टॉर्क रिलेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया था, उन सभी रिलेशंस को कंपाइल करूँ तो उस बॉडी पर लगने वाला वेट अर्थ के रोटेशन के कारण मौजूदा वेट से कम हो जाएगा। मान लीजिए नया वेट mg डैश कुछ होता है, तो mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r डॉट कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। अगर यहाँ से mm को अगर मान लीजिए कैंसिल कर दिया तो g डैश की नई वैल्यू जो है वो सामने निकल के आएगी, जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। जब बॉडी इक्वेटर में होगी तभी वेरिएशन ऑफ g को अच्छे से पता लगाया जा सकता है बाय पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अब इस इक्वेशन से पता लगता है कि अगर पृथ्वी ज़्यादा स्पीड में रोटेट अगर करती है, ज़्यादा एंगुलर स्पीड में अगर रोटेट करती है, तो g की वैल्यू कम होने लगेगी। इसका मतलब हम हवा में उड़ने लगेंगे। और अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कम रहती है तो g की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी हम ज़मीन में ही खड़े रहेंगे। तीसरा, अगर हम अर्थ में सेंटर की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू का क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं इक्वेटर के पास जाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंटर पे जाने की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन के फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ द अर्थ और g की वैल्यू का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। स्टैटिक जीके के हिसाब से इसका रीज़न, इस कर्व का रीज़न कैसे कहाँ से आया ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस इस फिगर को गौर से समझे। अगर ओरिजिन जो अर्थ का सेंटर में डिनोट करता हूँ, अगर मैं उसे O से A तक ले जाता हूँ, यानी कि अर्थ के सरफेस पर ज़मीन तक, यानी कि कुल मिला के जो अर्थ के सेंटर और वहाँ से सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, तो g की वैल्यू लीनियरली बढ़ने लगेगी। विच मीन्स अगर मान लीजिए सरफेस से सेंटर की तरफ अगर जाएंगे तो g की वैल्यू कम होने लगेगी। रेडियस को अगर मान लीजिए और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, यानी 6400 किलोमीटर RE से भी ज़्यादा, तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कर्व दिख रहा है। विच मीन्स अर्थ के बाहर इकोसिस्टम से यानी स्पेस में अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी कहानी मैंने अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट भी वैसा ही है जैसा थर्ड पॉइंट मैंने बताया था। अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाने की कोशिश अगर करते हैं तो g की वैल्यू कम होने लगेगी या g की वैल्यू होगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h होल ओवर RE। अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे अर्थ के सरफेस पर अगर आने लगते हैं तो भी g की वैल्यू जो है वो कम होने लगेगी। और यही कारण है कि जब भी एयरक्राफ्ट में अगर मान लीजिए जर्नी कर रहे हो तो कृपया करके आप जो है वो सीट बेल्ट बांध कर ही बैठना चाहिए। वो कारण क्या है? ये रिलेशन के कारण हमारे पास है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस h ओवर RE। अभी जो मैंने आपके सामने g पर वेरिएशन बताए थे, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, अब सवाल ये उठता है कि इसे डेली लाइफ में कहाँ पर महसूस करते हैं? तो जवाब आएगा एलिवेटर्स पर, जिसे हम लोकल भाषा में उसे लिफ्ट कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। मान लीजिए एक एलिवेटर के अंदर आप खड़े हैं या बैठे हैं, उसमें आपका मास कुछ मान लीजिए m है। इनिशियली उस पर वेट mg लगेगा क्योंकि स्टेशनरी है, बट जैसे जैसे वो एलिवेटर ऊपर जाएगी तो मौजूदा वजन से आपका वज़न जो है वो ज़्यादा महसूस होने लगेगा, बिकॉज ऑफ द टोटल वेट w इज इक्वल टू mg प्लस ma। अगर वो एलिवेटर मान लीजिए a एक्सेलरेशन से मान लीजिए ऊपर जा रहा हो तो, और अगर मान लीजिए उसी एक्सेलरेशन से एलिवेटर नीचे आ रहा है तो आप उस लिफ्ट के अंदर अपने आप को हल्का महसूस करेंगे थोड़े मोमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द टोटल वेट mg माइनस ma।
इसलिए तो किसी के साथ मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए वो उस एलिवेटर्स की सेटिंग्स को कांस्टेंट वेलोसिटी पर रखा जाता है, ताकि अगर जैसे ही ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो आप वहीं पर टिके रहे, ना आप उड़े, ना आपके ऊपर जो है वो दबाव महसूस हो। जल्दबाजी पर अगर कोई चीज़ होने लगे तो वो थोड़े से समय के लिए अच्छा ज़रूर लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोलर कोस्टर पर। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से अगर वो कुछ उस पर छेड़छाड़ करे तो वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं हवा में उड़ने के चक्कर में। तो इसलिए जो भी अब तक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने हम लोगों के लिए जो भी चीज़ ग्रेविटेशन से संबंधित जो चीज़ बनाई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सबको नियम कानून के साथ इस्तेमाल कीजिए बेहतर कल को संवारने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेविटेशन के अंदर किसी भी बॉडी को पृथ्वी से बाहर स्पेस की ओर अगर ले जाते हैं तो उस ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा। आपका जवाब होगा कि मैं जो है वो सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ, बट आप लोग बोलेंगे कि मैंने ये चीज़ तो हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव में आप ये पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसी में कहा था कि मैंने कुछ बातें ऐसी होती है जो बेसिक फिज़िक्स के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो कुछ फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं, उन सभी बातों को ग्रेविटेशन के अगले हिस्से में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे बेसिक फिज़िक्स के 6th चैप्टर का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में ग्रेविटेशन की आगे की कहानी लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। This was Rahul Raggare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.